हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं एंड बीटी के बोर्ड एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ओनली थ्योरी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों, आपके एग्जाम भी काफ़ी नियर आ चुके हैं। आई थिंक सो 25 सितंबर से आपके एग्जाम हैं। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को मैं कुछ इस वे में कवर कराने वाला हूँ कि आपके एग्जाम से पहले हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की टोटल थ्योरी को कवर कर लें। तो इसके लिए दोस्तों मैं इस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा, यानी कि इस सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की हेल्प से कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि मैं आपको इरिगेशन के सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं एवं इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो हमारे सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस की हेल्प से कवर हो जाएंगे। अब अगर दोस्तों बात करें हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस की, तो इसमें टोटल 10 यूनिट हैं। सिलेबस आप देख लीजिए। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, दूसरी यूनिट है रेनफॉल एंड रन ऑफ, तीसरी है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, चौथी लिफ्ट इरीगेशन, पांचवी फ्लो इरीगेशन, छठी कैनाल हेड वर्क्स, सातवीं रेगुलेटरी वर्क्स और आठवीं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स और नवीं डैम्स है एंड 10वीं है वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज। तो ओवरऑल ये 10 यूनिट है दोस्तों। अगर दोस्तों हम प्रत्येक वीडियो में एक यूनिट के क्वेश्चन कवर करेंगे तो 10 वीडियो में हम पूरे के पूरे इरिगेशन के सभी यूनिट्स के क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं अब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग फॉर पॉलिटेक्निक नाम से है। तो मैं इस प्लेलिस्ट में इरिगेशन के एक दो वीडियो डेली का डालता रहूँगा। तो मैं 4 से 5 दिन में, लगभग 4-5 दिन में टोटल इरिगेशन की 10 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज को देखते रहना है, ठीक है। तो फिर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी पहली यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। यानी कि आज की वीडियो में हम पहली यूनिट इंट्रोडक्शन यानी परिचय कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर पहली यूनिट की बात करूं मैं, तो पहली यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उनमें से केवल 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों, बाकी क्वेश्चंस को हम नॉर्मली रीड कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थ्योरी को आपको एग्जाम में किस तरह से लिखना है, क्योंकि थ्योरी के सब्जेक्ट में लिखना सबसे मेन होता है दोस्तों, कि किस तरीके से आप लिख करके आते हैं कि आपको एग्जामिनर मैक्स टू मैक्स मार्क्स दे सके। तो मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा और प्लस थ्योरी को हम कैसे आसान भाषा में याद रखें, यानी कि ये तरीका भी बताऊंगा कि थ्योरी आपको कैसे याद करनी है और किस वे में उसे समझना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंचाई किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक ये 4 बार रिपीट हो चुका है। 2006 में पूछा गया था, 2007 में, 2008 में एंड 2013 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग है इसलिए बता दूं कि थ्योरी के क्वेश्चन में आंसर आप कैसे लिख करके आएंगे। तो करना क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा पहले आप उसको अच्छे से रीड करना, उसमें ये देखना पूछा क्या गया है आपसे। तो जो पूछा है पहले आप उसको हेडिंग बना लेना। जैसे यहाँ पर सिंचाई पूछा है तो आपको सिंचाई को हेडिंग बनाना है। हो सके तो आप हेडिंग को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखना। पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आता है, आप इंग्लिश वाला पोर्शन इंग्लिश वाले पोर्शन से देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंचाई को इरिगेशन बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो पहली हेडिंग लिखेंगे आप क्या, सिंचाई यानी इरिगेशन। अब आपको सिंचाई के बारे में लिखना है। देखिए लिखेंगे कैसे। सबसे पहले दोस्तों, आपको कोई भी टर्म हो, थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें जिसके बारे में पूछा गया उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन। चाहे आप उसे रटना, याद करना, कुछ भी करना, एक लाइन की छोटी सी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना। उसे लिखने के बाद अब आप उस टॉपिक के बारे में जितना भी जानते हैं नीचे उसकी डिटेल लिख दीजिए, ठीक है। अगर उसमें कोई डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम भी बनाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जो भी टॉपिक आपसे पूछा गया है पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे बिल्कुल सही, उसके बाद उसकी डिटेल लिखेंगे, थोड़ी सी उसका विवरण करेंगे। डायग्राम है तो डायग्राम बनाएंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उस टॉपिक से रिलेटिव जितनी भी हेडिंग बनती हैं, हेडिंग करके आप थ्योरी को ज़्यादा लिखना। हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो आपकी टोटल थ्योरी को रीड करे। जितनी थ्योरी आप इफेक्टिव लिखेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए फिर बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंचाई हम किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, खेतों में फसलों को व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है सिंचाई की, क्या,
कि आपको इतना तो पता ही होगा सिंचाई कहते कैसे, इरिगेशन क्या होती है। आप खेत को पानी दे रहे हैं तो वही क्या है, सिंचाई हो रही है, इरिगेशन है। लेकिन खेत में जब पानी देंगे दोस्तों तो एक व्यवस्थित ढंग से पानी देते हैं। हम ये देखते हैं हमारा खेत ऊंचा है नीचा है, मेड़ बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, व्यवस्थित ढंग। तो आपको इस वर्ड को याद रखना है इसमें, व्यवस्थित ढंग, यानी कि खेतों में फसलों को व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। इतना क्लियर। अब सिंचाई के लिए पानी चाहिए आपको। अब नीचे आपको थोड़ी सी डिटेल लिखनी है इसकी, 1-2 लाइन की। अब सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो पानी कहाँ से लाएंगे आप, तो पानी लाएंगे आप जल स्रोतों से। जल के स्रोत क्या क्या है, जैसे आपने वर्षा के जल से ले लिया, या फिर सतह पर जो नदी नाले है वहाँ से पानी ले लिया, भूमिगत जैसे ट्यूबवेल वगैरह खोद के आप पानी लेते हैं। तो इस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बस 1 लाइन की डेफिनेशन को लिखना है। उसके बाद आप सिंचाई के बारे में जितना कुछ जानते हैं सब कुछ अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इतना समझ आ रहा है, तो आपको इतना पता चल गया सिंचाई कहते कैसे हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा पूछा इसने, यह कितने प्रकार की होती है। दोस्तों सिंचाई मेनली 2 ही टाइप की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक, जो कि प्रकृति करती है, और दूसरी होती है कृत्रिम, जिसे कि मनुष्य द्वारा की जाती है। समझ पा रहे हैं। तो कितने टाइप की होती है सिंचाई, सिंचाई मेनली 2 टाइप की होती है। एक हो गई प्राकृतिक सिंचाई, दूसरी हो गई कृत्रिम सिंचाई, यानी नेचुरल इरिगेशन और आर्टिफिशियल इरिगेशन। अब नेचुरल इरिगेशन क्या होता है दोस्तों, तो नेचुरल का मतलब क्या है, जो नेचर द्वारा इरिगेट किया जाता है हमारी फसल को। नेचर द्वारा कैसे, जैसे सपोज बारिश हो रही है तो बारिश से फसल को पानी मिल रहा है, तो ये क्या होगी, ये एक प्राकृतिक सिंचाई होगी। कभी कभी देखा है आपने, ज़्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है, खेतों में पानी भर जाता है, तो ये भी क्या एक तरह की प्राकृतिक सिंचाई ही है। तो प्राकृतिक सिंचाई भी दोस्तों मेनली 2 ही टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक तो वर्षा सिंचाई और दूसरी बाढ़ सिंचाई। इनके नाम जरूर याद रखना आप। कितने पहले बोलना है, इरिगेशन कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, प्राकृतिक सिंचाई कृत्रिम सिंचाई। फिर प्राकृतिक के 2 टाइप हैं, कौन कौन से, वर्षा सिंचाई और बाढ़ सिंचाई। तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक सिंचाई 2 टाइप की दिखा रखी है। सबसे पहली वर्षा सिंचाई, दूसरी बाढ़ सिंचाई, यानी रेनफॉल इरिगेशन, और दूसरा इनंडेशन इरिगेशन। तो अब देखिए वर्षा सिंचाई किसे कहते हैं, तो इनकी डेफिनेशन आप खुद से इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बता दूं एक बार रीड करके वर्षा सिंचाई होती क्या है। तो वर्षा का अपना एक मौसम होता है, और अगर हम उसी मौसम के अनुसार फसल को उगाएं तो उस मौसम में फसल की जो सिंचाई की जाएगी उस सिंचाई को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्षा सिंचाई। सीधे लिख के आना है आपको कि वर्षा के द्वारा फसल को जो पानी प्राप्त होता है वो क्या होती है, वर्षा सिंचाई होती है। इतना समझ आ रहा है। इसके बाद इसमें बहुत सारी डिटेल दे रखे हैं, तो आप डिटेल में सिर्फ इतना लिखना कि वर्षा का मौसम तो जरूर होता है, लेकिन हम हर एक फसल को उसी मौसम में थोड़ी ना कर सकते। कभी क्या होता है, वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी वर्षा बहुत कम हो जाती है, कभी समय पर वर्षा होती नहीं है, तो इससे हमारी फसल को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वर्षा सिंचाई हमारी सूटेबल नहीं रहती है। ये तो बस प्रकृति द्वारा हो गई तो हो गई, ठीक है, इतना समझ आ रहा है। ऐसे दूसरा बाढ़ सिंचाई है, तो इनके बारे में आप पढ़ लेना, मैं आपको PDF दूंगा, ठीक है। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा एक बार अच्छे से इनकी हेडिंग्स बता दूं क्या क्या हेडिंग है, और थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ जो जो चीज़ समझाने की उसे। ये नॉर्मल वर्ड है, इनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ टाइम वेस्ट होने से आप बोर हो जाएंगे। मैं बोर नहीं करना चाहता आपको, ठीक है। बाढ़ सिंचाई, बाढ़ सिंचाई के बारे में भी आप जानते हैं क्या होती है बाढ़ सिंचाई। जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे जल स्तर ऊंचा उठ जाता है और पानी समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है। मतलब जैसे ज़्यादा बारिश हुई किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो वाटर लेवल है नदियों का वो ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने से क्या होगा, जो समीप वाले जितने भी क्षेत्र होंगे वहाँ पर पानी फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो खेतों तक पहुँचेगा, और खेतों तक पहुँचेगा तो क्या होगा, खेतों की सिंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार की सिंचाई को हम क्या बोलेंगे, बाढ़ सिंचाई बोलेंगे। इतना समझ आ रहा है। बस इनकी 2-2 3-3 लाइन लिख के आनी, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, और इसमें इतना ज़्यादा लिख दिया ना उन्होंने पहले क्वेश्चन में कि समझो आप लगभग आधे घंटे में लिख पाएंगे। अब इतना इन्होंने लिखा है बुक में, तो आपको इतना नहीं करना है। मेनली इरिगेशन की डेफिनेशन, उसके बारे में 1-2 लाइन एक्स्ट्रा, उसके बाद उसके टाइप्स के नाम, उनके बारे में 1-1 लाइन, बस इतना काफ़ी। लगभग 1 से 1.5 पेज में लिख दो, अब बहुत है उतना, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बाढ़ समझ में आ गया इतना, तो ये तो होगी प्राकृतिक सिंचाई। अब आते हैं दूसरी टाइप की हमारी थी कृत्रिम सिंचाई। तो कृत्रिम सिंचाई के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। तो कृत्रिम सिंचाई किसे कहते हैं, तो कृत्रिम मतलब हो गया जो मनुष्य द्वारा की जाती है। समझ पा रहे हैं। तो जो हमारे कृत्रिम सिंचाई होती है उसके लिए लिखा है यहाँ पर, कृत्रिम सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों से, जो भी हमारे नेचुरल वाटर सोर्सेस होते हैं, जैसे नदी नाला झील कुआं, या फिर और भी जैसे बारिश का पानी आता है उसके लिए तालाब बना लेते हैं। तो जितने भी प्रकार के जल के स्रोत हैं जहाँ से जल प्राप्त होता है, तो उस जगह से दोस्तों हम क्या करते हैं, पानी को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, नहर द्वारा। नहर कौन बनाता है, इंजीनियर्स बनाते हैं, यानी मनुष्य द्वारा बनाया जा रहा है। तो जो भी काम मनुष्य द्वारा किया जा रहा है वो कृत्रिम होता है। तो क्या करेंगे हम, जो भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं, नदी नाले झील कुएं,
यहाँ से पानी निकालकर नहरों तथा गूलों कहते हैं वाटर कोर्सेस, जो आपने नालियाँ देखी है, नहर के बाद नालियाँ बनी होती हैं, तो उसको, ठीक है, तो नहरों और गूलों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता है। समझ पा रहा? तो ये क्या हो गई? कृत्रिम सिंचाई। तो आप कृत्रिम सिंचाई में क्या लिखेंगे डेफिनेशन? कृत्रिम सिंचाई मनुष्यों द्वारा की जाती है। जितने भी हमारे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं वहाँ से पानी को निकालकर नहर द्वारा या फिर नाली द्वारा, जो गूल होते हैं, गूलों द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार की सिंचाई को हम कृत्रिम सिंचाई कहते हैं। अब कृत्रिम सिंचाई के भी प्रकार होते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इनके नाम ही इतने ज़्यादा ना कि आपको नंबर दिला देंगे ऐसे ही, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये, ठीक है। तो अब इसके नाम कौन कौन से हैं? तो इसमें मेनली 3 हैं इसके। कौन कौन से? सबसे पहला है फ्लो इरीगेशन, दूसरा है लिफ्ट इरीगेशन और तीसरा है स्प्रिंकल इरीगेशन। अब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पूछ लिया, इसलिए आपको इनके बारे में एक एक दो लाइन लिख के आनी है, पूरी डिटेल नहीं लिखनी। डिटेल में अलग से पूछेगा एक टॉपिक क्वेश्चन करके कि फ्लो इरीगेशन किसे कहते हैं, तब लिखनी है। समझ पा रहे हैं? यहाँ केवल डेफिनेशन लिखनी है। अब मैं तीनों की डेफिनेशन आपको एक साथ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। प्रवाह सिंचाई का मतलब क्या है? प्रवाह मतलब फ्लो, बहना पानी का। अब पानी को बह करके आप सिंचाई करें तो कब करेंगे? जब आप जहाँ से पानी ला रहे हैं, सपोज ये नहर है और नहर में यहाँ पानी भरा हुआ है, तो नहर का तल ऊंचा है और जो आपका खेत है उसका तल नीचा है, तो यहाँ से पानी जो आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होगा उसके द्वारा बहते हुए ऑटोमेटिकली खेत के पास तक आ जाएगा, तो उसे क्या कह देंगे हम? प्रवाह सिंचाई। तो प्रवाह सिंचाई का मतलब क्या हो गया? प्रवाह सिंचाई किसे कहेंगे हम? कि जब हमारा जो भी वाटर का सोर्स होता है, पानी का स्रोत होता है, उसका तल तो ऊंचा हो और खेत का तल नीचा हो, तो उस स्थिति में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पानी बह करके फसल तक पहुंच जाता है, उसे हम कहते हैं प्रवाह सिंचाई। इतना समझ आ रहा है प्रवाह सिंचाई क्या है? इसके बाद दूसरा है दोस्तों लिफ्ट इरीगेशन। अब लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। अब उठाएंगे कब आप? जब आप जहाँ से पानी लगा रहे हैं खेत के लिए, तो जो आप पानी लगाएंगे यानी वाटर सोर्स, जैसे नहर है, अगर उसका तल नीचा है और आपका खेत ऊंचा है, खेत ऊंचा है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अब नहर के पानी को ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर उठाने के लिए जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं ना हम, अगर वाटर सोर्सेज हमारा नीचा है तो क्या करेंगे? तो आप इसमें सिर्फ इतना लिखना लिफ्ट इरीगेशन में कि लिफ्ट इरीगेशन किसे कहते हैं? कि जब भी हमारे खेत का तल ऊंचा होता है और जल स्रोत का तल नीचा होता है, तो उस स्थिति में हमें जल को ऊपर लिफ्ट करा करके सिंचाई करनी पड़ती है। इस प्रकार की सिंचाई को हम लिफ्ट इरीगेशन कहते हैं। दोनों के बारे में समझ में आ रहा है? फ्लो इरीगेशन में खेत नीचा था, नहर ऊंची थी, आराम से पानी बह करके आ गया। लिफ्ट इरीगेशन में खेत ऊंचा रहेगा, नहर या जो भी वाटर सोर्सेस है वो नीचा होगा, पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा। अब तीसरा है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल मतलब छिड़काव करना। तो छिड़काव के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या करेंगे हम? हमारा पूरा खेत है, खेत में पाइप बिछा देंगे, बहुत सारे पाइप बिछा देंगे खेत में। अब उन पाइप में नोजल लगा देते हैं, नोजल। अब नोजल को हम लूज कर देते हैं और नोजल से क्या होता है? पानी निकलता रहता है छिड़काव के रूप में, जैसे बारिश सी होती रहती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें आप? स्प्रिंकल इरीगेशन किसे कहते हैं? स्प्रिंकल इरीगेशन में हम पूरी फसल में पाइप बिछा देते हैं, पाइपों में नोजल लगा देते हैं, नोजल से पानी क्या होता है? छिड़काव होता रहता है पानी का। तो इस प्रकार की सिंचाई को हम छिड़काव सिंचाई कहते हैं। अब यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने प्रवाह सिंचाई के भी टाइप दे रखे हैं, अभी आगे जाके स्प्रिंकल के भी दे देंगे, तो आपको इतना नहीं लिख के आना। इस क्वेश्चन में सिर्फ कितना लिखेंगे आप? इसने पूछा था सिंचाई की परिभाषा, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद सिंचाई के प्रकार पूछे, दोनों प्रकार को लिख देंगे। वर्णन पूछा तो दोनों प्रकार का वर्णन कर देंगे। प्राकृतिक सिंचाई किसे कहते हैं, उसके टाइप के नाम और एक एक लाइन में उनकी डेफिनेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आई थिंक तो समझ में आ गया होगा। काफ़ी टाइम ले गया, पहला क्वेश्चन था, अब इतना टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 3 बार पूछा गया है। हमेशा ध्यान रखना, जिन क्वेश्चंस पे डेट लिखी होती है वो रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर इन्हीं के पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन था सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, इससे क्या हेडिंग बनेगी? सिंचाई की आवश्यकता। उसकी इंग्लिश भी लिख देना, क्या? यहाँ देखिए, सिंचाई की आवश्यकता यानी कि नेसेसिटी ऑफ इरीगेशन, ये तो हेडिंग हो गई। अब इसकी आवश्यकता क्या है, पहले आप 1-2 लाइन लिख देना इसके बारे में, फिर आप पॉइंट वाइज लिखना कि आपको सिंचाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 4-5 पॉइंट है, मैं वही आपको लिखने हैं, वही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी। मुश्किल से ये 2 नंबर में पूछा गया होगा क्वेश्चन, अगर 5 में भी पूछा फिर भी आपको मिल जाएंगे। 5 पॉइंट लिखना और 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ईजिली मिल जाएंगे। 5 में से पूरे नंबर तो कभी नहीं मिलते थ्योरी में, तो मैक्स टू मैक्स आप 3-4 नंबर गेन कर सकते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले
आवश्यकता बताएंगे क्यों पड़ती है। तो फसल को बीजों के अंकुरण से लेकर, मतलब जब आपने बीज बोया फसल का तो उसका अंकुरण होगा, ठीक है, उसमें से किल्ले निकलते हैं छोटे छोटे। तो फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति, बढ़ोतरी तथा पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित पानी की आवश्यकता होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इतना, ठीक है। यदि फसलों को सुनिश्चित ढंग से पानी नहीं मिल पाता तो फसल क्या होती है, सूख जाती है, ठीक है। इसीलिए फसलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उनको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपने नहीं लिखना है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए पॉइंट, ये जितनी डिटेल लिखी ना भारतवर्ष में और जापान में, यहाँ वहाँ ये हुआ, ये कुछ नहीं लिखना आपको, इसको सबको छोड़ देना है और सीधे आना है पॉइंट पर। यहाँ आ जाइए, देखिए ये पॉइंट है, ये मेन 4 पॉइंट है, इनको ध्यान रखना आपको। तो सिंचाई की आवश्यकता में क्यों पड़ती है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वर्षा का समय पर ना होना। मेन कारण तो बारिश ही है ना। पहले लोग क्या करते थे, बारिश पर निर्भर कर रहते थे। पहले नहर वहर इतनी ज़्यादा नहीं थी, बारिश से खेती हो गई तो हो गई, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वर्षा समय पर नहीं होगी, हमारा खेत सूख जाएगा तो हमें उस समय इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही दूसरा है वर्षा का बहुत कम होना, जितनी जैसे धान की खेती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए और बारिश हो ही नहीं रही है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, इसीलिए इरिगेशन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इनमें भी आप डिटेल लिख सकते हैं थोड़ी सी, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन और बढ़ा सकते हैं। पहले लिखना वर्षा का समय पर ना होना, इसको हेडिंग बना देना। अब इसमें अंदर लिखना क्या कि जब हमारी फसल को पानी की आवश्यकता होती है उस समय पर बारिश नहीं हो पाती है, जिसके कारण फसल की इरिगेशन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है वर्षा का बहुत कम होना। तो वर्षा जब कम हो रही है लिखना इसमें क्या कि जिन फसलों के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है वे फसलें कम बारिश के कारण सूख जाती हैं। जैसे धान की खेती के लिए, जो चावल की खेती होती है ना धान, उसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि बारिश अगर कम होगी तो हमारी फसल सूख जाएगी, इसीलिए हमें इरिगेशन की आवश्यकता होगी। खुद से लिखना दोस्तों, आप 3rd ईयर में आ चुके हैं इतना आपको लिखना आ गया होगा, बट पॉइंट जरूर याद रखेंगे मेन, क्योंकि आप लिखेंगे भी तो माइंड में कुछ पता होना चाहिए ना इसके बारे में कि लिखें क्या। तो हेडिंग पता है तो अंदर लिख ही देंगे आप। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप इसमें, वर्षा का अत्यधिक होना। अब कुछ खेती ऐसी है जिनमें पानी कम चाहिए हमें, जैसे उड़द की खेती होती है उसके लिए पानी बहुत कम चाहिए, लेकिन अब बारिश हो रही है धड़ाधड़ खूब सारी, तो उस केस में क्या होगा, फिर नष्ट हो जाएगी फसल आपकी। तो इसीलिए क्या होता है, वर्षा मतलब कभी तो कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी समय पर नहीं होती है। तो इन सब कारणों को देखते हुए हमें सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और एक और सबसे मूल्यवान मैं आपको बता दूं रीजन इरिगेशन का, अगर इरिगेशन हम करेंगे तो उस केस में क्या होगा, खेतों में पानी भरा रहेगा तो जितने भी पशु पक्षी वगैरह होते हैं उनके लिए भी पानी प्रॉपर उपलब्ध रहेगा, ठीक है। अधिक पानी चाहने वाले तथा मूल्यवान फसलों को उगाने के लिए भी हमें क्या होगा, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर देश की खाद्य स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए व्यवस्थित ढंग से सिंचाई की आवश्यकता होती है। समझ पा रहे ना। तो 4 पॉइंट हो गए। तो ये 4 पॉइंट थे इसमें केवल, और यही 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हीं को लिख देना है। आप इनमें और डिटेल बढ़ाना चाहें और बढ़ा देना, अदरवाइज इतना ही लिख देना काफ़ी है इतना। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है दोस्तों कंप्लीट। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। दोनों पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अच्छे से कवर कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा यहाँ पर, सिंचाई के लाभ तथा हानियों पर प्रकाश डालिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 3 बार रिपीट हुआ है अब तक, 1998, 2001 और 2014। तो देखिए इसका आंसर, यानी सिंचाई के लाभ क्या होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हेडिंग की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना पॉसिबल हो दोस्तों आपको हेडिंग बना के ही आंसर लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सिंचाई के लाभ, यानी कि एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। तो इसमें भी पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम पहले लाभ की। तो सबसे पहला लाभ है हमारा अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी, यानी कि अगर हमारी फसल की प्रॉपर सिंचाई होगी तो उस प्रॉपर सिंचाई की वजह से क्या होगा, अन्न का उत्पादन अच्छा होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये हो गया पहला लाभ। समझ पा रहे हैं इतना। इसके बाद दूसरा लाभ है मूल्यवान फसलों की उपज, यानी मूल्यवान फसलों की उपज से मतलब क्या है कि जो महंगी महंगी फसल होती हैं, जैसे कि तंबाकू की फसल हो गई, गन्ने की, कपास की, तो इन सब फसलों की अच्छी उपज होती है अगर टाइम पर इरिगेशन होता रहे तो ये भी सिंचाई का बहुत इंपॉर्टेंट लाभ है। तो पहले दोनों लाभ समझ में आ रहे हैं। पहला लाभ क्या था, अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी, दूसरा है मूल्यवान फसलों की उपज। अब देखिए तीसरा लाभ, इसके अंदर की डिटेल आप पढ़ लेना, अदरवाइज आप केवल हेडिंग याद रखना, हेडिंग मेन है इसमें। और इन सभी हेडिंग्स को याद करने के लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है। तो मैं पहले इस पूरी यूनिट को एक बार समझा दूं आपको, फिर लास्ट के 10 मिनट में पूरा चैप्टर क्विक रिवीजन करूंगा मैं आपको। तो जिन क्वेश्चंस में हेडिंग है, केवल हेडिंग के लिए ट्रिक बनाई है, बहुत बेस्ट ट्रिक है। तो आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखते चलना है, स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि आपकी ये जो हेडिंग है ना, अभी मैं आप इन्हें समझा रहा हूँ,
फिर इन्हीं पर मैंने ट्रिक बना रखी है बहुत अच्छी अच्छी, तो उन ट्रिक्स को आप इजीली याद कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है एग्जाम टाइम है, बहुत कम टाइम है नहीं, तो याद भी आपको मैं साथ साथ ही कराते चलूँगा। आपको दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, एक बार आपने एक वीडियो देख ली तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक के लिए, आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। समझ पा रहे हैं? तो देखिए तीसरा लाभ देखते हैं। तीसरा लाभ है अकाल तथा सूखे से बचाव। अगर हमारी फसल की प्रॉपर सिंचाई होती रहेगी तो उससे सूखा भी नहीं पड़ेगा और अकाल भी नहीं पड़ेगा। तो सिंचाई का तीसरा लाभ क्या हो गया? अकाल तथा सूखे से बचाव। समझ पा रहे हैं? इसके बाद चौथे लाभ की बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो लिखा हुआ है डिटेल आप इसे खुद से लिखना, इसमें बुक में लिखा है बुक वालों ने, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, इसको रटना नहीं है। आपको रटना है तो सिर्फ हेडिंग, और हेडिंग को रटने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान आसान ट्रिक है, एकदम से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिए चौथा लाभ क्या है इसका। चौथा लाभ है कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार, यानी कि जो किसान होते हैं उनकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। अगर इरिगेशन अच्छा होगा तो फसल की पैदावार अच्छी होगी, अच्छी पैदावार होने से क्या है, जो किसान लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है। तो चौथा लाभ हो जाएगा कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार। इतना समझ आया? इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा लाभ है दोस्तों इसका राजस्व में बढ़ोतरी। राजस्व का मतलब हो गया टैक्स। अगर देखिए सिंचाई वाले क्षेत्रों में जो जमींदार होते हैं उनसे सरकार टैक्स वसूलेगी, तो टैक्स में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, इससे गवर्नमेंट का भी फायदा होता है। तो क्या हो जाएगा? राजस्व में बढ़ोतरी। समझ आ रहा है ना इतना? इसके बाद छठा है पन बिजली उत्पादन। तो आपको पता है पानी से ही बिजली का उत्पादन होता है। तो जहाँ पर बड़ी बड़ी नहरें हैं, डैम हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर प्रपात होते हैं, प्रपात मतलब जहाँ पानी गिरता है, ठीक है, तो उन प्रपातों पर क्या होगा? पानी का उत्पादन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो इसका छठा लाभ हो जाएगा पन बिजली उत्पादन। समझ आ रहा है इतना? इसके बाद सातवां देखिए, सातवां लाभ है पेयजल की उपलब्धि, यानी कि सिंचाई करने से। अब देखिए नहर का पानी नॉर्मली मनुष्य तो नहीं पीते, लेकिन जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उन जानवरों के लिए, पशुओं के लिए पानी उपलब्ध रहता है। जो पेयजल है वो उपलब्ध रहता है सिंचाई से। इसका मतलब इसका सातवां लाभ हो गया पेयजल की उपलब्धि। इन हेडिंग की आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस एक बार आप सुन लें। जो भी वर्ड समझ नहीं आ रहा मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ अच्छे से, इनको याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। लास्ट के 10 से 15 मिनट में क्विक रिवीजन करूंगा मैं, जो हेडिंग आई हैं उनको आपको ट्रिक से याद कराऊंगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो बस आपको पूरी वीडियो तक जुड़े रहना है। आठवां लाभ है इसका स्वास्थ्यवर्धक एवं मनोरंजन स्थलों का विकास। यानी कि जैसे जब आप इरिगेशन सिस्टम के लिए नहर बनाते हैं या कोई और सोर्स बनाते हैं, तो उसके किनारे आपने देखा होगा वहाँ पर क्या करते हैं हम, मनोरंजन के स्थल बना देते हैं। जैसे लोग बच्चे होते हैं छोटे छोटे, नहाते हैं घाटों पर जा करके, तो अपना खेलने का एक तरह से साधन हो जाता है। और बच्चे अगर स्विमिंग भी सीखते हैं, उससे स्विमिंग करेंगे तो उससे उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो स्वास्थ्यवर्धक एवं मनोरंजन के स्थल का भी विकास होता है इससे। समझ आ रहा है इतना? यानी नहरों पर घाटों का निर्माण करके नहाने, तैराकी और मनोरंजन के स्थल में विकास होता है, ये विकसित होते हैं। इतना समझ आ रहा है? इसके बाद अगला है नवा लाभ है इसका नौ संचालन। नौ मतलब कहते हैं नाव को। अब देखिए जैसे बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहरें, तो उनमें क्या होता है, नाव द्वारा यातायात किया जाता है, परिवहन करते हैं। उससे हमारी रेल और सड़क का जो परिवहन है वो थोड़ा कम हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए नौ संचालन का भी सुविधा रहती है इरिगेशन से। इसके बाद 10वां है इसमें नहरी सड़कों पर यातायात की सुविधा। अब जब नहर बनी हुई है तो नहर की सड़कें बनेंगी, तो उन पर भी यातायात की सुविधा रहती है, आप एक पार से दूसरी पार आसानी से जा सकते हैं। तो नहरी सड़कों पर यातायात की सुविधा, ये 10वां लाभ हो गया इसका। इतना समझ आया? इसके बाद और 11वां लाभ है, 11 है पटरी वृक्षारोपण। पटरी वृक्षारोपण का मतलब क्या है कि नहरों के किनारों पर हम पेड़ों की लंबी लंबी पंक्तियां लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो हमारा पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित नहीं होगा, यानी कि प्रदूषण कम होगा। दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी। फिर गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा छाया हो जाती है, रोड पर चलने में बहुत आसानी रहती है। तो इसमें अंदर आप खुद से लिख सकते हैं, मेन हेडिंग है इसकी। ठीक है, तो पटरी वृक्षारोपण समझ में आ गया कि नहरों के किनारों पर पेड़ों की लंबी पंक्तियां लगाई जाती हैं, जिससे पर्यावरण की प्रदूषणता कम होती है और अच्छी प्रकार की लकड़ी भी उपलब्ध होती है। ठीक है, पेड़ों से राज्य को अतिरिक्त आय मिलती है। इसके बाद 12वां है भूमि का कटान तथा मरुस्थल को रोकना। अब देखिए अगर जो नहर, जैसे बाढ़ वगैरह आती है कभी, तो बाढ़ का जो पानी है वो नहरों में आ जाएगा, और नहरों में आ जाएगा तो उससे क्या होगा, भूमि का कटान भी रुक जाता है। तो इरिगेशन से भूमि का कटान रुकता है, ये 12वां लाभ हो गया इसका। 13वां लाभ है, इसको 13, 14 दो और होंगे बस। एक तो रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होते हैं। रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे, आपने पता है इरिगेशन विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आपको पता होगा।
तो क्यों आती हैं? क्योंकि जब हम सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करते हैं तो उसमें मजदूर भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, कारीगर्स चाहिए, तो इससे क्या होगा, रोजगार के भी अतिरिक्त साधन उपलब्ध होते हैं इरिगेशन से। तो ये भी एक बहुत अच्छा लाभ है इसका। इसके बाद 14वां है गाँव का विकास। गाँव का विकास आप इजीली समझ सकते हैं, जब सिंचाई अच्छी होगी, फसल की पैदावार अच्छी होगी तो गांव भी खुशहाल रहेगा। समझ आ रहा है? तो ओवरऑल ये 12 लाभ थे, आई थिंक 12 नहीं 14 लाभ थे और आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इनको आप डिटेल अगर इनकी पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ से पढ़ लेना। इनकी जो हेडिंग्स हैं ये मेन है, अगर आपको हेडिंग पता है तो आप अंदर इसमें खुद से लिख सकते हैं इजीली। समझ आ गया? अब बात करते हैं इसकी हानि की। तो देखिए इसकी हानियाँ क्या क्या हैं, 4-5 हानि है बस। तो सबसे पहली हानि है जलग्रस्तता। जलग्रस्तता से मतलब क्या है, जिन क्षेत्रों में लंबे समय तक अधिक सिंचाई की जाती है वहाँ पर क्या होता है, लगातार पानी रिसता रहता है, और पानी रिसने से जो भौम जल स्तर होता है वो थोड़ा ऊपर आ जाता है भूमि के, यानी कि जो वाटर टेबल होती है वो ग्राउंड लेवल के लगभग समीप आ जाती है, और उससे क्या होता है, पूरा का पूरा क्षेत्र जलग्रस्त हो जाता है, और जलग्रस्त होने के कारण फसलों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है फसलों पर। तो पहली हानि क्या थी, जलग्रस्तता, यानी ज़्यादा सिंचाई करने से पानी रिसता रहेगा धीरे धीरे और खेतों में भर जाएगा, और ज़्यादा पानी भरने से क्या होगा, हमारी फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है जल निकासी में बाधा। अब जल निकासी में बाधा से मतलब क्या है, जैसे आपने सिंचाई की और लापरवाही से सिंचाई कर दी, और उससे क्या हुआ, जो नीची जगह थी, जहाँ का क्षेत्र नीचा था, वहाँ पर पानी ज़्यादा भर जाता है और भूमि दलदली हो जाती है, और भूमि दलदली होगी तो जल निकासी में काफ़ी बाधा होगी, लोगों को निकलने में भी बहुत दिक्कत होती है। समझ पा रहे हैं? तो दूसरी हानि हो जाएगी जल निकासी में बाधा। इसके बाद तीसरी हानि और क्या होगी, मच्छरों की पैदावार होगी, यानी कि मच्छरों की उत्पत्ति। जब ज़्यादा पानी भरा रहेगा, गंदगी रहेगी, मच्छरों की उत्पत्ति होगी, उससे बीमारियां फैलती हैं बहुत सारी, है ना, डेंगू, मलेरिया वगैरह। तो क्या हो जाएगा, मच्छरों की उत्पत्ति भी होती है, इसकी तीसरी हानि थी। चौथी हानि है इसकी सीलन के कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, यानी कि जब सिंचाई करते हैं तो पानी भरा रहता है, पानी की वजह से सीलन रहता है पूरे क्षेत्र में, और सीलन की वजह से हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो सीलन के कारण स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, ये होगी इसकी चौथी हानि। पांचवी एक और हानि है कि महंगी प्रणाली। जब हम सिंचाई करेंगे दोस्तों, तो सिंचाई के लिए क्या होता है, नहर वगैरह बनाते हैं तो इसमें निर्माण में बहुत ज़्यादा लागत लगती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, तो ये भी एक तरह की हानि है। तो इस तरह से 5 हानि थी इसकी, और कम से कम 12, 13, 14 मैंने आपको लाभ बता दिए। तो ये लाभ और हानि का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा। इसकी जो हेडिंग्स है ये मेन है, इन हेडिंग को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। ठीक है, जब ये पूरी यूनिट में कवर कर दूंगा उसके बाद आपको जो मेन क्वेश्चन, मैंने 4 या 5 क्वेश्चन कहे थे आपसे मेन है इसमें, उन 4-5 क्वेश्चन की हेडिंग्स को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा बहुत आसानी से। तो क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे कवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार पूछा गया है तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंचाई जल के स्रोत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिंचाई जल के स्रोत बताने हैं, मतलब आपको खेत की सिंचाई करने के लिए जो पानी जहाँ से उपलब्ध होता है उन स्रोत के नाम बताने कि पानी कहाँ कहाँ से उपलब्ध होता है। तो आपको पता है हमारी पृथ्वी पर सभी प्रकार के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है वर्षा। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया, वर्षा, यानी इस पृथ्वी पर सभी पानी का स्रोत वर्षा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको नीचे जो डिटेल है ना, इसको मत लिखना, आप पॉइंट वाइज लिखना, जितना हो थ्योरी को पॉइंट वाइज लिखना। तो पहला तो पॉइंट आपने ये लिख लिया, 1 पॉइंट हो जाएगा यहाँ से आपका, क्या, इस पृथ्वी पर सभी पानी का स्रोत वर्षा है। इसके बाद आगे बात करते हैं और पॉइंट की। तो अब आगे लिखना है आपको, पहला ही पॉइंट है वर्षा वाला ही, वर्षा जो सीधी खेतों पर पड़ती है, पहला स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत क्या होगा, प्राकृतिक झीलें, जलकुंड, तालाब, पोखर इत्यादि, इनसे पानी खींचकर निकाला जाता है, यानी तालाबों से, पोखर से पानी निकालेंगे हम, और उसके बाद नहरों की हेल्प से क्या करते हैं, खेतों तक पहुंचा देते हैं। तो ये इसका दूसरा स्रोत हो गया। इन स्रोत के जो नाम है, बहुत आसान ट्रिक है, देखना मजा आएगा आपको, इतनी हंसी आएगी ना। इन ट्रिक्स को मैंने इतने आसान तरीके से लिखा है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस पहले एक बार डिटेल समझ लेंगे तो आपको ट्रिक का भी थोड़ा फायदा होगा। मैं डायरेक्ट अगर ट्रिक बताने लग गया तो आपको क्वेश्चन ही पता नहीं चलेगा क्या था। तो इसलिए लास्ट के 15 मिनट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनमें ही आपको सारा याद कराऊंगा मैं। ठीक है, वो मैंने हाथ से लिखा हुआ है ट्रिक को, उसको समझाऊंगा बहुत अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए। तो दूसरा समझ में आ रहा है स्रोत। तीसरा है नदी, नालों तथा इन पर बनाए गए जलाशयों से। तो नदी नाले होते हैं और वहाँ पर हम जलाशय भी बनाते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, सिंचाई, उनसे पानी उपलब्ध करके हम सिंचाई करते हैं। तो ये भी क्या है, जल के स्रोत हैं। तो कौन कौन से हो गए, पहला हो गया जल, वर्षा, दूसरा हो गया प्राकृतिक झीलें, जलकुंड, तालाब, पोखर, तीसरा हो गया नदी नाले और जलाशय,
और इसके बाद चौथा हो जाएगा दोस्तों, चौथा है नहरें, यानी कि चौथा क्या हो जाएगा, नहरें जो नदियों, तालाबों, झीलों से निकाली जाती हैं और नहरों से पानी बहता हुआ खेतों तक आता है। ठीक, इसके बाद पांचवा है कुएं तथा नलकूपों से जिनके द्वारा भौमजल ऊपर खींच लिया जाता है। तो पांचवा स्रोत हो जाएगा कुएं तथा नलकूप। तो ये 5 स्रोत थे, मैं इन्हीं के आपको नाम लिख के आने हैं। कौन कौन से थे, वर्षा हो गया, दूसरा प्राकृतिक झीलें तथा तालाब, पोखर, नदी, नाले, जलाशय और नहर, नलकूप, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं इनको ट्रिक से याद कराऊंगा आपको। तो आई थिंक सो ये समझ आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, 2-3 नंबर में पूछा गया होगा ये। तो सिंचाई के स्रोत कौन कौन से आपको इजीली समझ में आ गए। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और वीडियो भी काफ़ी लेंथी ना रहे, क्योंकि लास्ट वाले 15 मिनट आपको बहुत ध्यान से सुनना है, वही मेन है जो इस चैप्टर को हम याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए इंट्रोडक्शन चल रहा है पूरा। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत में सिंचाई का विकास कैसे हुआ, संक्षिप्त में लिखिए। तो इसको आपको नहीं करना है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नहीं पूछा जाएगा ये। भारत में सिंचाई का विकास कैसे हुआ, हालांकि आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, खुद से रीड कर लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। फिर भी आपका मन है तो मैं PDF दूंगा, आप थ्योरी पढ़ लेना इसकी। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, उपयुक्त सिंचाई विधि के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से लिख सकते हैं, बस सोचना है थोड़ा थोड़ा और लिखते जाना है आपको। इसमें कोई हेडिंग नहीं, पॉइंट वाइज लिखना है। तो मैं आपको एक बार पॉइंट को रीड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा। यानी कि जो सिंचाई की विधियाँ होती हैं दोस्तों, उनके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, मतलब हमें कौन सी विधि कब अपनानी है, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें, सिंचाई विधि उपलब्ध पानी को ध्यान में रखकर अपनाई जाती है। मतलब अगर पानी बहुत ज़्यादा है आपके पास तो आप फ्लड इरीगेशन कर सकते हैं, ठीक है, फ्लो इरीगेशन कर सकते हैं। और पानी कम है तो आपको उसके इसमें स्प्रिंकल इरीगेशन करना चाहिए, छिड़काव विधि, ताकि पानी कम खर्च हो। समझ पा रहे हैं ना, तो क्या होगा, सिंचाई विधि उपलब्ध पानी को ध्यान में रखकर अपनाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, पानी बहता हुआ खेत की भूमि पर समान रूप से तथा आवश्यक मात्रा में फैल जाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। खेत अगर ऊंचे नीचे हैं तो उनको लेवल कर लेंगे, ठीक है। तीसरा है, पानी के तेज प्रवाह के कारण खेत की मृदा का अपरदन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, जैसे आप खेत में पानी लगा रहे हैं और पानी का बहाव बहुत तेज है तो उससे मिट्टी कटने लगती है, तो मृदा का अपरदन नहीं होना चाहिए, मतलब मिट्टी का कटान भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट है, आवश्यकता से अधिक पानी खेत में एकत्रित नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी, मतलब पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो वाटर लॉगिंग की समस्या होगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट है, सिंचाई के कारण भूमि पर लवणों की सांद्रता नहीं बढ़नी चाहिए। लवणों की सांद्रता से मतलब क्या है कि जो आपके सॉल्ट होते हैं वो खेत में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसलिए सांद्रता का भी थोड़ा ध्यान रखना है। छठा पॉइंट है, सिंचाई कार्य न्यूनतम अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन सिंचाई चल रही है, 1 से 2 घंटे में आप अपने खेत को इतना ज़्यादा अच्छे से उसको अरेंज करेंगे कि पानी कम से कम टाइम में ही पूरी खेत में सिंचाई हो जाए। क्या करेंगे, सिंचाई कार्य न्यूनतम अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद 7वां पॉइंट है, परिवहन में पानी कम नष्ट होना चाहिए। होता है ना, जिन नालियों से पानी आता है उनमें घास बड़ी बड़ी इकट्ठी हो जाती है, तो आपको घास वगैरह को भी साफ़ कर देना है ताकि पानी के परिवहन में काफ़ी कम, मतलब पानी जो हमारा ट्रैवलिंग में काफ़ी कम नष्ट हो, ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। इसके बाद 8वां पॉइंट है, यांत्रिक खेती करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यांत्रिक खेती का मतलब क्या है, हम मैकेनिकल तरीके से जो अपना खेती को करते हैं उसमें कोई विशेष बाधा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट है, आई थिंक सो आपको समझ आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया छठा। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कर लेना। अभी तक हमारे केवल 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए, शुरू के 4 क्वेश्चन जो थे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इनको जल्दी से कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, सतही सिंचाई कितने प्रकार की होती है बताइए, तथा किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसके प्रकार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। सतही का मतलब होता है जो आपकी सरफेस पे इरीगेशन होती है, सतह पर इरीगेशन, सरफेस इरीगेशन के टाइप बताने कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और आपको किसी भी एक विधि का वर्णन भी करना है। तो सरफेस पर सिंचाई के जो टाइप होते हैं दोस्तों, वो मेनली 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है इसमें मुक्त सिंचाई यानी कि फ्लड इरीगेशन। दूसरा होता है क्यारी विधि यानी कि चक मेथड। तीसरा होता है द्रोणी विधि यानी वेसिन मेथड कहते हैं। चौथा होता है कुंड विधि यानी
फुरो मेथड, और पांचवा है सीडी विधि, यानी कंटूर मेथड कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये 5 मेथड है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? मुक्त, क्यारी, द्रोणी, कुंड और सीडी। इनको भी मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, पांचों के टाइप कौन कौन से हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कितने टाइप के होते हैं, 5 के। अब इनमें से किसी एक का आपको वर्णन करना है। तो देखिए इन्होंने वर्णन कर रखा है सीढ़ी या फिर कंटूर विधि का, जो 5वें टाइप की विधि थी। तो हम इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, आप किसी का भी कर सकते हैं, सबके सब इजी है। मैं सारे डिटेल में यहाँ समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन की फॉर्म में क्लास को कवर कर रहे हैं। अदरवाइज डिटेल में पढ़ना होता तो टाइम होता तो हम डिटेल में कर लेते, लेकिन टाइम काफ़ी कम है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर करेंगे। देखिए सीढ़ी विधि किसे कहते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर जहाँ पर भूमि का ढाल बहुत अधिक होता है, ठीक है, वहाँ पर कंटूर विधि से खेती की जाती है, सिंचाई की जाती है। मतलब कंटूर विधि कहाँ पर यूज करते हैं? इसे करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर कि हमारी भूमि का ढाल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, स्लोप ज़्यादा होगा भूमि का, उस जगह पर हम क्या करेंगे? कंटूर विधि का, सीढ़ी विधि का यूज करते हैं। अब क्या करते हैं इसमें? तो पूरे खेत को कंटूर के आधार पर अनेक लगभग समतल व लंबी पट्टियों में बांट लिया जाता है। कंटूर तो आप जानते हैं ना, सर्वे में आपने पढ़ा होगा। तो पूरे खेत को क्या करेंगे? कंटूर के आधार पर हम क्या करते हैं? अनेक समतल और लंबी लंबी पट्टियों में बांट लेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है। हमने क्या किया? पूरे खेत को ऐसे पट्टियों में बांट लिया, ये देखिए ऐसे लंबी लंबी पट्टियों में बांट लिया खेत को, सीढ़ी टाइप से बना दी, ठीक है। अब इनमें क्या करेंगे? हम सीढ़ी बना देंगे। देखिए लंबी पट्टियों में बांट लिया जाता है। इन पट्टियों के निचले किनारों पर कम ऊंचाई की मेड़े बना देते हैं, ताकि पानी पट्टी में भर सके। और इस प्रकार यह व्यवस्था एक स्टेप का रूप ले लेती है, एक सीढ़ी का रूप ले लेती है। सीढ़ी जैसी बनती जाती है, मेड़ बनाते हैं ना, पहले थोड़ी छोटी मेड़ बनाई, फिर उससे ऊपर थोड़ी ऊंची, इस तरह पानी चढ़ता जाता है ऊपर मेड़ों की हेल्प से, और आसानी से खेतों तक पहुंच जाता है। जब ऊपर की मिट्टी में पानी भर जाता है, इसे क्या करते हैं? हम निचली मिट्टी में जाने देते हैं। और इस विधि से पानी की गति पर नियंत्रण रखा जा सकता है, तथा ढालू भूमि का कटान भी रुक जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना याद रखना था, इसके 5 तो मेथड है, 5 मेथड के नाम और किसी एक मेथड का वर्णन करना था। आई थिंक तो समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फुहार या बौछार सिंचाई आजकल क्यों लोकप्रिय है? यानी जो स्प्रिंकल मेथड होता है वो ज़्यादा आजकल फेमस क्यों है, और इसके गुण और दोष भी आपको बताने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेशक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। स्प्रिंकल मेथड किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था स्प्रिंकल इरिगेशन के बारे में, कि क्या करते हैं इस मेथड में? पूरे खेत में पाइप बिछा देते हैं और पाइप में नोजल लगाते हैं, नोजल से पानी निकलता रहता है और एक तरह की कृत्रिम वर्षा होती रहती है, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि छिड़काव सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है, जिसमें फसलों पर ऊपर से पानी का छिड़काव किया जाता है, और खेतों को पानी देने की यह विधि सतही तथा अधस्थल सिंचाई से उत्तम है। मतलब जो आपकी सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन होता है उससे काफ़ी उत्तम माना जाता है स्प्रिंकल। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है क्या, कि छिड़काव सिंचाई एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा है। इसमें क्या करते हैं हम? फसलों को ऊपर से पानी देते हैं छिड़काव द्वारा, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इसमें और डिटेल पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। यहाँ लिखा हुआ है, मैं नीचे से पढ़ता हूँ थोड़ा, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे इजीली। यहाँ से छिड़काव सिंचाई में, यहाँ देखिए, छिड़काव सिंचाई में खेत को समतल करने, मेड़ बनाने तथा नालियाँ खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम छिड़काव करेंगे तो ऊपर से करेंगे ना, तो हमें खेत के समतल होने से मतलब है, ना मेड़ से मतलब, ना नालियों से मतलब, ठीक है। इस विधि में हम क्या करते हैं? ओवरहेड इरीगेशन करते हैं इसमें, इसे हम ओवरहेड कहेंगे क्योंकि ऊपर से सिंचाई की जा रही है, इसलिए। समझ आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर डायग्राम भी समझा रखा है। ये खेत थे, यहाँ पर पाइप बिछा रखे हैं और पाइपों में नोजल लगे हुए हैं, और नोजल से क्या किया? छिड़काव किया जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, दिख रहा होगा अपने डायग्राम में। तो ये हो गया आपकी स्प्रिंकल मेथड। अब छिड़काव सिंचाई के लिए पूरे खेत में क्या करते हैं? उचित अंतराल पर पानी के पाइप डाल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, क्या लिखा हुआ है? उचित अंतराल पर पानी के पाइप डाले जाते हैं। यह पाइप भूमि से कुछ नीचे या फिर भूमि के ऊपर बिछाए जाते हैं। इन पाइपों पर उचित दूरी पर नोजल लगे होते हैं, ठीक है। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ सेम वही रिपीट हो रहा है। आई थिंक सो याद भी हो रहा होगा आपको साथ साथ। अब पाइपों में पानी पंपों द्वारा उचित दाब पर भेजा जाता है, मतलब प्रेशर पे हम पानी को भेजते हैं, और नोजल को क्या कर देंगे? नोजल को निकाल करके बौछार करवाते हैं, और फसलों पर पानी गिरता रहता है, और इस प्रकार से फसलों की सिंचाई होती रहती है। आई थिंक सो आपको स्प्रिंकल समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके गुण और दोष की। बाकी आप नीचे की डिटेल छोड़ देना, बस इसकी डेफिनेशन लिखना और सीधे कहाँ पहुँचना? इसके गुण पर। तो इसके गुण क्या होते हैं? सबसे पहला गुण है इसका, ऊबड़ खाबड़ तथा सख्त प्रकार की भूमि के लिए ये विधि उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ विधि से, ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी तो हमें
उसमें स्प्रिंकल मेथड अपनाने में काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि क्या करेंगे हम पानी को फसल के ऊपर से देंगे, तो हमें भूमि से मतलब ही नहीं है कि वहाँ गड्ढे हो रहे हैं, ऊंची नीची है। तो इसीलिए क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ भूमि तथा सख्त प्रकार की भूमि के लिए यह सिंचाई विधि उत्तम है, क्योंकि इस प्रणाली में खेत की भूमि को समतल बनाना आवश्यक नहीं होता है। पहला पॉइंट समझ में आया, ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए ये उपयुक्त विधि है, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है पानी की मात्रा। अब पानी की मात्रा पे भी इसमें नियंत्रण रहता है, क्योंकि पानी हमें जितना आवश्यकता होगी उतना पानी छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने प्रेशर से छोड़ रहे हैं नोजल द्वारा, तो हमारे कंट्रोल में रहेगा पानी। तो पानी की मात्रा पर भी कैसा होगा, हमारा कंट्रोल होगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है मौसम। अब मौसम का क्या है, यहाँ पर पाला पड़ने पर भी फसल की सुरक्षा की जा सकती है इसमें, क्योंकि अगर पाला भी पड़ रहा है उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं खेत की, क्योंकि पाइपों द्वारा पानी छोड़ते हैं, और अब जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी तो हम पानी छोड़ेंगे नहीं। अगला है जल हानि। जल हानि का मतलब क्या है, इसमें जल की हानि नहीं होगी, क्योंकि हम पानी को बहुत ज़्यादा तो हम देंगे नहीं, जितनी आवश्यकता उतना ही देंगे। तो इसलिए क्या होगा, रेशन और बाष्पीकरण के कारण अधिक पानी भी नष्ट नहीं होगा, तो जल हानि भी बचेगी। अगला है उर्वरक वितरण। उर्वरक वितरण से मतलब क्या है कि उर्वरकों को पाइप के पानी में मिला करके हम क्या कर सकते हैं, खेतों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा गुण है इसका, कि हम जो खाद होता है हमारा उसको क्या करेंगे, पानी में मिलाएंगे और पाइप के थ्रू खेतों तक पहुंचा देंगे। ठीक है। अगला है जल भराव। तो जल भराव की समस्या भी नहीं होगी इसमें, क्योंकि पाइप से पानी छोड़ रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं आप, तो छिड़काव में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा, इसीलिए मच्छरों की उत्पत्ति भी नहीं होगी, मलेरिया डेंगू कोई रोग नहीं फैलेगा, तो जल भराव भी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसका छठा गुण। सातवां गुण है इसका जलग्रस्तता। अब जलग्रस्तता भी नहीं होगी। आपको हेडिंग याद करनी है, बस हेडिंग से क्या करना है, बस ये देखना क्या होगा क्या नहीं होगा। जल भराव स्प्रिंकल में नहीं होता है, जलग्रस्तता नहीं होती है। खरपतवार, तो खरपतवार की समस्या भी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है। भूमि का कटाव भी नहीं होता है। तो ये बस इनके अगर हेडिंग याद हो तो आप अंदर का खुद सोच के लिख सकते हैं, इतना तो कॉमन सेंस है सबके पास। ठीक है। तो ये हो गया इसका नमा। तो ये हो गया इसके गुण हो गए। ठीक है। अब देखते हैं इसकी दोष क्या क्या है। तो दोष है सबसे पहला, इसमें अधिक खर्चा होता है। क्या होता है, व्यय अधिक होता है। स्प्रिंकल मेथड में खर्चा ज़्यादा होगा। खेतों में पाइप बिछाने हैं आपको, तो पाइप की बहुत छार भी करानी है, पाइप भी खरीदने, तो काफ़ी महंगा पड़ता है ये। तो पहला पॉइंट हो गया, अधिक व्यय होगा। दूसरा हो गया पंपन। पंपन से मतलब क्या है कि दाब पर पानी भेजने के लिए पंप लगाने पड़ते हैं, जिनकी देखभाल तथा मरम्मत करनी पड़ती है। पंप व्यवस्था फेल हो जाने पर या फिर पाइपों के अवरुद्ध हो जाने से सिंचाई में काफ़ी क्या होगा, कार्य बहुत टफ पड़ जाएगा, यानी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पानी पाइप में बीच में कहीं रुक गया या फिर पाइप कहीं से फट गया, कोई दिक्कत होगी, इसलिए पंपन की भी आपको बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक दोष है इसका। तीसरा दोष है श्रमिक। तो इसमें कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंकल मेथड को कोई भी अपना लेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक कुशल श्रमिक होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कितने प्रेशर से पानी छोड़ना है, कितने पानी की आवश्यकता है। इसलिए तीसरा दोष हो जाएगा इसका श्रमिक, यानी कि कुशल श्रमिक की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं होगा तो हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। चौथा है मौसम। मौसम से मतलब क्या है कि तेज हवाओं के चलने पर बौछार कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाता है और खेत का कुछ भाग सिंचाई से वंचित रह जाता है। सपोज आपने बौछार कर रहे हैं और हवा चल रही है बहुत तेज़ी से, तो तेज़ हवा चलने से क्या होगा, पानी इधर उधर उड़ने लगेगा, और पानी उड़ने से जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो ये भी इसका एक दोष है। समझ आ गया इतना। तो ये हो गया इसका चौथा दोष। पांचवा एक और लास्ट दोष देख लेते हैं, जुताई बुबाई। तो भूमि से ऊपर उठे हुए पाइप खेत की जुताई बुबाई और कटाई में काफ़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी एक तरह का इसका दोष है। तो 5 दोष थे इसके। तो आपको ये दोष भी समझ आ गए होंगे। इनको आप एक बार और अच्छे से रीड कर लेना। मेन काम क्या करना है, इनकी हेडिंग आपको याद करनी है। समझ आ रहा है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुंड सिंचाई विधि पर टिप्पणी लिखिए। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थे शुरू के 4 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, इसलिए मैं इनको जल्दी से कवर कर रहा हूँ। और फिर जो शुरू के 4 क्वेश्चन की हेडिंग थी उनको मैं आपको याद करा दूंगा ट्रिक से, तो आपकी फिर ये चैप्टर पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। 7वें में कहा है इसने कुंड सिंचाई विधि। कुंड सिंचाई विधि पर टिप्पणी लिखनी है। मतलब जो आपकी विधि थी, 5 जो विधि थी आपकी, जिसमें फ्लड इरीगेशन था आपका, और जिसमें आपने सीढ़ी विधि पढ़ी थी, कंटूर मेथड, तो उनमें से एक क्या है, कुंड सिंचाई विधि है। कुंड सिंचाई की विधि के बारे में आपको बताना है कि क्या होती है कुंड सिंचाई विधि। तो इस कुंड सिंचाई विधि के बारे में आप खुद से पढ़ सकते हैं। वैसे बाकी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रीड कर देता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। कुंड में क्या करते हैं आप, जो बेसिन बनाते हैं, बेसिन का मतलब से आपने कभी उसकी आलू की खेती हुई देखिए, तो क्या करते हैं, मेड़ बनाते हैं, बीच बीच में बेसिन बना देंगे। उसमें क्या होगा, जो मेड़ होती हैं उन पर हम अपनी फसल को उगाते हैं, और जो बीच में नालियाँ बनी होती है पतली पतली, उनके थ्रू पानी छोड़ते हैं और इजीली फिर सिंचाई कर लेते हैं। तो देखिए इसमें यही लिखा होगा कि इस विधि के अंतर्गत खेत में
छोटी छोटी मेड़ें बनाते हैं या फिर कुंड बनाते हैं, एक के बाद एक बनाते हैं। मतलब पहले एक मेड़ बना ली, मैं आपको डायग्राम थोड़ा दिखा दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पूरा खेत था, हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेड़ बना दी, ठीक, फिर बीच में जगह छोड़ दी, फिर दूसरी मेड़ बना दी, फिर बीच में जगह छोड़ी, फिर तीसरी मेड़ बना दी। अब ये जो आपने मेड़ बनाई है, इन मेड़ों पर हम क्या करते हैं, पौधे लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर गोभी लगानी है आपको या आलू लगाने हैं आपको, समझ पा रहे हैं ना। तो आपने देखा होगा, जिसने आलू की खेती होते देखी, समझो उसने कुंड विधि पूरी लिख देंगे आप खुद से बना के इजीली, ठीक। इसमें क्या लिखा है, इस विधि के अंतर्गत खेत में छोटी छोटी मेड़ है व कुंड क्रमानुसार एक के बाद एक बनाए जाते हैं। कुंडों को आवश्यक अनुलंब ढाल दी जाती है, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा स्लोप भी देते हैं। आगे करा फिर, और सभी कुंडों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब मेड़ों पर पौधे बोए जाते हैं, क्या करते हैं, मेड़ों पर पौधे बोए जाते हैं और इनकी सिंचाई के लिए कुंडों में पानी छोड़ देते हैं। और कुंड मतलब जो बीच में नालियाँ बनी हुई है ना, मेड़ों के बीच बीच में जो खाली जगह है उनमें पानी छोड़ देते हैं और इनकी सिंचाई पानी लिखा फिर आगे, पानी श्रवण क्रिया द्वारा, पानी क्या होगा, धीरे धीरे श्रवण करता रहेगा, रिश्ता रहेगा ना मेड़ों की तरफ और पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो ये थी आपकी कुंड विधि। इसका डायग्राम आप इजीली समझ सकते हैं, बीच में मेड़, खेत है पूरा, बीच में मेड़ बनी है, फिर कुंड है, फिर मेड़, कुंड, इस तरह से आपने पूरे खेत को तैयार कर लिया। और ये किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, तो जो आपकी आलू की खेती होती है ना, उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें एग्जाम्पल याद रखना, आलू की खेती के लिए सुटेबल मेथड है। तो ये हो गया कुंड विधि। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसमें इतना ही काफ़ी है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस विधि के, एग्जाम्पल क्या क्या थे, आलू, मूंगफली, प्याज, लहसुन इत्यादि, ठीक है। आप आलू वाला एग्जाम्पल याद रखना, सबसे बेस्ट है। इसके बाद आगे कह रहा है फिर मुक्त या फिर आप प्लावन विधि को समझाइए। मुक्त मतलब जो फ्लड इरीगेशन था, फ्लड इरीगेशन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना, चौकस पट्टियाँ बनानी है और पानी नहर से खेत तक छोड़ देना सीधे, ठीक है। इसमें और कुछ खास नहीं करना होता आपको। तो आप इसमें याद रख सकते हैं क्या, कि मुक्त विधि में मेड़ें बनाकर खेतों को बड़ी बड़ी चौकस पट्टियों में या प्लॉटों में बांट दिया जाता है। इन प्लॉटों को लगभग 100 में 1 की ढाल देते हैं। तो आपको ढाल का रेंज याद नहीं रखनी, सिंपल याद रखना क्या, कि इस विधि में हम मेड़ें बनाकर खेतों को बड़ी बड़ी चौकस पट्टियों में बांट देंगे, सबसे पहली चीज़ इतना लिख दोगे। इसके बाद फिर क्या लिखोगे, पानी प्लॉट के ऊपरी सिरे से छोड़ा जाता है, जो बहता हुआ जल प्रत के रूप में खेत में फैल जाता है। इसमें कोई मेड़ वेड़ नहीं बनानी आपको, सीधा खेत को चौकस किया, पूरा पट्टी बना दी और पानी छोड़ दिया, बस इतना काम करना है। फ्लड है, बाढ़ विधि एक तरह से कह सकते हैं, फ्लड हो रहा है, ठीक है। जब पानी प्लॉट के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है तो उस प्लॉट में पानी बंद करके साथ वाले प्लॉट में छोड़ देते हैं। मतलब जैसे 2 प्लॉट बना लिया आपने, तो एक बड़ा सा प्लॉट बना जिसे आप क्यारी कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, एक क्यारी में पानी पूरा भर गया, फिर क्या करेंगे, दूसरी क्यारी में पानी खोल देंगे। तो ये फ्लड इरीगेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये डायग्राम दिखाया गया है, तो आप इसको रीड कर लेना, बस इनके नाम से आपको याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये पहला जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये इतना आसान है, इसके बारे में क्वेश्चन सुनते ही आपके माइंड में इजीली आंसर आ जाएगा और अपनी लैंग्वेज में आप लिख करके आ जाएंगे। यहाँ पर पूरा रीड करने में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं इसको स्किप करता हूँ। हेडिंग वाले क्वेश्चंस को मुझे ट्रिक भी बतानी है आपको, इसीलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इस यूनिट का 11वां क्वेश्चन है ये और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसका नाम है, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, प्रवाह सिंचाई तथा छिड़काव सिंचाई की तुलना करके मतलब तुलना इनके गुण दोषों के आधार पर करें। आपको क्या बताना है, एक तो फ्लो इरीगेशन और दूसरा जो स्प्रिंकल इरीगेशन है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस के कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं इनको आपको एक बार बता देता हूँ। फिर इसके बाद जो हमने शुरू के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे उसकी ट्रिक देखेंगे हम कि उनकी हेडिंग को कैसे याद रखें इजीली, ठीक है। तो फिर हम इसको कवर करके जल्दी से मैं आपको फिर इसका रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। सबसे पहले लिखा है प्रवाह सिंचाई, दूसरी तरफ लिखा है स्प्रिंकल सिंचाई। एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्रवाह सिंचाई का सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, प्रवाह सिंचाई की प्रक्रिया सीधी व सरल है। फ्लो इरीगेशन एकदम सिंपल है, नहर से पानी, नहर का तल ऊंचा होगा, खेत का तल नीचा होगा, पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बहता हुआ ऑटोमेटिक खेत के पास तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत सीधी और सरल विधि है। लेकिन जो आपकी स्प्रिंकल मेथड होता है वो सीधी सरल विधि नहीं है, उसकी प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, क्योंकि हमें खेत में क्या होता है, पाइप बिछाने पड़ते हैं और पानी को दाब पर छोड़ा जाता है। तो पहला अंतर समझ आ रहा है आपको। दूसरा अंतर है इसमें, इस सिंचाई में पानी की खपत पर नियंत्रण रखना कठिन है। जो हमारी फ्लो इरीगेशन होता है इसमें हम वाटर कंट्रोल पर ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि पानी हमने छोड़ दिया एक बार, वो तो प्रवाह हो रहा है पानी का, तो इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर या तो पूरा ही पानी बंद करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो स्प्रिंकल मेथड होता है उसमें नोजल लगे होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फसल पर पानी उतनी ही मात्रा में छिड़का जाता है जो इसके लिए उस समय आवश्यक होता है। ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, खेत में ऊंचे क्षेत्र सूखे रह जाते हैं जबकि निचले क्षेत्रों में अधिक पानी भर जाता है फ्लो इरीगेशन में। लेकिन स्प्रिंकल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्प्रिंकल में तो हम ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए भी सिंचाई कर सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर तो फसल के ऊपर से पानी दिया जाता है। तीसरा पॉइंट भी समझ आ गया। चौथा पॉइंट है इसमें, यह एक सस्ती सिंचाई प्रणाली है। जो फ्लो इरीगेशन होता है वो काफ़ी सस्ती होती है, ठीक है, लेकिन जो स्प्रिंकल मेथड है वो महंगा होता है, क्योंकि इसमें आपको पाइप भी खरीदने होते हैं, नोजल भी लगाने होते हैं। इसके बाद पाँचवा है, इस सिंचाई में विशेष अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, जो फ्लो इरीगेशन है, क्योंकि इसमें ना आपने पाइप लगाया ना कुछ लगाया, डायरेक्ट पानी छोड़ दिया खेत तक, इसमें कोई विशेष अनुरक्षण नहीं करना आपको। लेकिन जो स्प्रिंकल मेथड होता है उसमें नोजल हैं, पाइप हैं, इन सब की देखभाल भी करनी पड़ती है। तो इस सिंचाई में पाइप, नोजल और पंपों की लगातार देखभाल करनी पड़ती है। ये हो गया इसका पाँचवा पॉइंट। इसके बाद है दोस्तों छठा पॉइंट, इस प्रणाली की कोई आयु सीमा नहीं है, नहीं आंकी जा सकती। यह सिंचाई की एक स्थायी व स्थिर प्रणाली है। इसमें छठा पॉइंट है, इस सिंचाई में पाइप शीघ्र चौक हो जाते हैं और बुवाई जुताई करते समय इनकी टूट फूट की संभावना रहती है, क्योंकि जो पाइप आपने बिछाए हैं अगर हम खेत की जुताई करते हैं तो उस समय उनके टूट फूट की ज़्यादा संभावना बनी रहेगी, ठीक है। और सातवां पॉइंट है इसमें, इस सिंचाई क्षेत्र में जलग्रस्तता होने की संभावना रहती है, क्योंकि अनियंत्रण पानी खेतों में घुस जाता है और रिश्ता हुआ भौम जल में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन नोजल वाले में पानी कम छोड़ते हैं हम, इसलिए इसमें जलग्रस्तता की समस्या भी नहीं होगी। आठवां पॉइंट है, इसमें खेत में उर्वरक अलग से डालने पड़ते हैं, ठीक है। जो मेन पॉइंट है ना उनको आप याद रखना, 7-8 पॉइंट आप इजीली इनमें से निकाल सकते हैं, उन्हीं को आप लिख के आ जाना एग्जाम में। तो जो फ्लो इरीगेशन होता है उसमें हम खाद लगाना होगा, उर्वरक लगाने होंगे तो अलग से लगाएंगे फर्टिलाइजर। लेकिन अगर स्प्रिंकल मेथड की बात करें तो इसमें पाइप के पानी में ही खाद को मिला करके खेतों तक पहुंचा सकते हैं इजीली, ठीक है। और 9वां अंतर है इनमें कि यह एक सामान्य सिंचाई विधि है, ऊपर आ चुका है ऑलरेडी पहले। और छिड़काव विधि कैसी होती है, एक बेहतर विधि होती है, एक स्टैंडर्ड लेवल की सिंचाई है ये, ठीक है। तो ये हो गए आपके 11 क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट, ठीक है। तो हमारी यूनिट फर्स्ट हो चुकी है दोस्तों कंप्लीट। अब यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बताया 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लगभग 5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो उन 5 क्वेश्चन में जो हेडिंग यूज हुई हैं, क्योंकि मेनली आपको अगर हेडिंग याद होगी तो अंदर की डिटेल आप इजीली लिख सकते हैं। तो आपको मैं अब हेडिंग को ट्रिक की हेल्प से याद करा रहा हूँ, तो आपको ट्रिक को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। काफ़ी आसान ट्रिक है, बहुत फनी ट्रिक है, आपको इन ट्रिक की हेल्प से ये हेडिंग सभी याद हो जाएंगी इजीली।